बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। प्रीवियसली आपने जितने भी लेक्चर स्टडी किए हैं उनमें हमने उन पार्टिकल्स को डिस्कस किया या स्टडी किया जो कि आपके पास इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स थे और आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे, यानी उनका वेव फंक्शन, उनकी एनर्जीज या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस तरह से आप राइट कर सकते हैं आपने सीखा फॉर इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फंक्शंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स और नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं। वो पार्टिकल्स जिनकी स्टेट उनके नेबरिंग पार्टिकल की स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है वो आपके पास कहलाते हैं इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सिमिलरली वो पार्टिकल्स जिनकी स्टेट उनके नेबरिंग पार्टिकल की स्टेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो कहलाते हैं नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी स्टेट डिपेंड करती हो उनके साथ वाले हमसाया पार्टिकल्स की स्टेट के ऊपर, तो वो आपके पास इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, कंसीडर कर लें किसी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक ही एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब स्टडी करेंगे पी ऑर्बिट के अंदर, तो जब उनकी स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी, यानी अगर एक पार्टिकल की अप स्टेट है दूसरे की भी अप स्टेट होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, तो वो आपके पास इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कहलाएंगे। सिमिलरली एक स्टेट के अंदर एक पार्टिकल अगर अप है तो दूसरा डाउन होगा, तो वो आपके पास इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कहलाएंगे। ये केस होगा अगर आप सिर्फ सेम इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के लिए स्टडी करेंगे तो ये आपके पास जो एग्जांपल है ये नॉन इंटरैक्टिंग की एग्जांपल होगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हों, यानी पार्टिकल्स डिफरेंट हों, तो फिर ये आपके पास नॉन इंटरैक्टिंग की एग्जांपल कहलाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स आपके पास सेम पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 हैं या 3 हैं या 2 हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही, तो फिर ये आपके पास उनकी स्टेट्स दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी, वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा उनकी स्टेट्स एक पार्टिकल की स्टेट दूसरे नेबरिंग पार्टिकल की स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें एक बॉक्स के अंदर 3 पार्टिकल्स जो कि आपके पास नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होंगे। किस तरह से? क्योंकि एक पार्टिकल हर पार्टिकल इंडिविजुअल बिहेव करेगा, ये किसी और एटम का पार्टिकल है, ये किसी और का है, थर्ड वन किसी और का है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल येलो पार्टिकल अपनी अप स्टेट या थर्ड स्टेट के अंदर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेट के अंदर मूव कर जाता है, तो वो आपके पास रहेगा येलो पार्टिकल ही, वो रेड या ग्रीन ही हो जाएगा अपनी अप स्टेट में जाने के बाद भी। सिमिलरली जो सेकंड है पार्टिकल, वो हो सकता है ग्राउंड स्टेट में ही रहे, हो सकता है वो अपनी अप स्टेट में मूव कर जाए, लेकिन इसका ये नेसेसरी नहीं है कि अगर येलो मूव करता है तो रेड ने भी मूव करना है, और ना ही ये नेसेसरी है कि अगर ग्रीन मूव करता है तो भी रेड ने मूव करना है। तो हर पार्टिकल की स्टेट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स की स्टेट दूसरे पार्टिकल की स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो कहलाएंगे नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो आज के लेक्चर में हम नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, और नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के लिए हम स्टेट फंक्शन किस तरह से राइट करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैं हर लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर की बेस पर नेक्स्ट जो है वो मज़ीद उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज का लेक्चर भी थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेट करता है। कैसे? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो कि इंटरैक्टिंग थे या डिस्टिंग्विशेबल थे उनके लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, एनर्जी इक्वेशन एंड स्टेट फंक्शंस राइट किए थे। आज के लेक्चर में चूंकि हमारे पास नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन किस तरह से राइट करेंगे। तो जो यहाँ पे बात याद रखने वाली है, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एनर्जी इक्वेशन चेंज नहीं होंगे फॉर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ऑल्सो, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन भी आपके पास एज इट इज़ रहेगी और एनर्जी इक्वेशन भी आपके पास एज इट इज़ रहेगी फॉर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। जैसे कि इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स की इक्वेशंस थी, ये वही इक्वेशन मैंने दोबारा राइट की है, ये सिमिलर रहेगी।
जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो स्टेट फंक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, यानी ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्टेट दूसरे पार्टिकल्स की स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का भी मैंने बताया ना कौन से होते हैं, कि जिनकी स्टेट दूसरे पार्टिकल्स की स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो स्टेट का मतलब जैसे ही स्टेट का वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे माइंड में लफ्ज़ आता है, अगला जो वर्ड आता है वो है स्टेट फंक्शन। तो इस तरह से स्टेट फंक्शन के अंदर चेंज आएगा नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए। इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, जो एनर्जी इक्वेशन है वो भी चेंज नहीं होगी। सो देखते हैं, इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स वेयर ऑल पार्टिकल्स हैव इक्वल मास mi इज इक्वल टू m, यानी कि किसी आयत मास का जो पार्टिकल का जो मास है वो इक्वल टू टोटल मास के होगा। एंड एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल, जो एक पार्टिकल पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा वही तमाम पार्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ द सिस्टम सेपरेट्स इनटू n आइडेंटिकल वन पार्टिकल इक्वेशंस, कि यही इक्वेशन हम वन पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, यही टू के लिए लिख सकते हैं, यही n पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन राइट कर सकते हैं। ये भी जानते हैं कि ये जो फैक्टर है मोमेंटम फैक्टर है, दिस टर्म इज पोटेंशियल, दिस रिप्रेजेंट्स स्टेट, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड दिस इज अगेन द स्टेट। अगेन हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं, एक पार्टिकल है तो हमारे पास जस्ट वन पार्टिकल के लिए राइट करेंगे, टू है तो दो पार्टिकल्स के लिए, और n पार्टिकल्स हैं तो फिर एज अ होल दिस इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सो नॉन इंटरेक्टिंग केस के लिए भी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन सेम रहेगी, हमारे पास जो ये एनर्जी इक्वेशन है ये भी सेम रहेगी। अब जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो आपके पास आएगा बेसिकली स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन जो हमने राइट किया था इंटरेक्टिंग केस के लिए और आइडेंटिकल पार्टिकल जो कि डिस्टिंग्विशेबल थे, अब नॉन इंटरेक्टिंग केस के लिए वो आपके पास सेम नहीं रहेगा, उसमें चेंज आएगा। चेंज किस तरह से आएगा, ये जो आपके पास रिजल्ट था प्रीवियसली, जो जब आपके पास पार्टिकल्स थे जो इंटरेक्टिंग थे, तो इस रिजल्ट को हम एज इट इज़ राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी दो रीजंस हैं। क्योंकि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, आज के केस में भी, आज के लेक्चर में भी पार्टिकल्स का जो हमारा बेस है वो आइडेंटिकल तो है लेकिन वो नॉन इंटरेक्टिंग है। तो जब पार्टिकल्स आपके पास आइडेंटिकल हों तो हम कैसे डिफर कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल किस पोजीशन में है। सारे पार्टिकल्स को एक ही बॉक्स के अंदर बंद किया गया है, सेम मैस है उनका, सेम चार्ज है क्योंकि आइडेंटिकल है। तो जब पार्टिकल्स का सेम मैस है, सेम चार्ज है, सेम उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल पोजीशन 1 पे है, कौन सा पोजीशन 2 पे है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें पार्टिकल्स की पोजीशन का एग्जैक्टली तयन नहीं कर सकते। तो इस तरह हम पार्टिकल के वेव फंक्शन को सम की फॉर्म में या इस तरह ऑर्बिटल की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। दूसरी वजह उसमें यह है कि हम पार्टिकल्स को सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्री नहीं बता सकते। एज अ होल ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें नहीं बताता पार्टिकल सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो इन दो रीजंस की वजह से नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए वेव फंक्शन एज इट इज़ राइट नहीं किया जा सकता। ये मैंने वही इक्वेशन यहाँ पे राइट की हैं। फर्स्ट वन देख लें, इफ़ द वेव फंक्शन गिवन बाय सच अ प्रोडक्ट इट वुड इम्प्लॉय दैट पार्टिकल 1 इज़ इन द स्टेट, कि हम अज्यूम कर लेते हैं, रफ सी एग्जांपल है कि हम पार्टिकल 1 को कहते हैं इस स्टेट में, 2 इस स्टेट में एंड सो ऑन, पार्टिकल n दिस स्टेट में। लेकिन इस सिचुएशन की या इस एग्जाम्पल की कोई सेंस नहीं बनती। इस क्यों नहीं बनती, मैंने बता दिया है कि हम बता नहीं सकते क्योंकि उनका मैथ सेम है, चार्ज सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, पार्टिकल आइडेंटिकल्स हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल किस पोजीशन पे है। बिकॉज ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल देयर इज़ नो वे टू टेल विच पार्टिकल इज इन विच स्टेट। सो दैट्स वाई वी हाउएवर दैट पार्टिकल्स वर डिस्टिंग्विशेबल, जबकि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल थे पिछले लेक्चर्स में, देन देयर टोटल वेव फंक्शन वुड बी गिवन बाय सच अ प्रोडक्ट एज शोन बिलो। तो हमने पार्टिकल्स को इस तरह से राइट किया था कि आप एज अ जनरल भी राइट कर सकते हैं ऑर्बिटल फॉर्म में और उनको इंडिविजुअली भी राइट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सम फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता, इसको और सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट को कंबाइन करके हम नॉन इंटरेक्टिंग केस के लिए वेव फंक्शन राइट करेंगे।
तो इसी तरह से मैंने दूसरी रीज़न बताई कि ये जो आपके पास रिजल्ट है ऑर्बिटल फॉर्म में, इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ये नहीं पता हमें होता कि पार्टिकल सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो जो मोर कन्वीनियंट फॉर्म है या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है एन आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के वेव फंक्शन राइट करने के लिए, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल सिमेट्रिक हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं, यानी कि उनके वेव फंक्शन सिमेट्रिक हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस को, सिमेट्री और एंटी सिमेट्रिक फॉर्मुलिज्म को और सिमेट्राइजेशन पास्टुलेट जो कि टोटल सिमेट्रिक और टोटल एंटी सिमेट्रिक को डिटरमिन करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि वो भी हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक तो बताता है, लेकिन एक एडिशन का वर्ड जो है साथ में टोटल। तो उस फॉर्मुलिज्म को यूज़ करते हुए हम आज नॉन इंटरैक्टिंग केस के लिए सिमेट्राइज्ड और एंटी सिमेट्राइड वेव फंक्शन for 2 particles, for 3 particles, for 4 particles and up to n particles ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के लिए वेव फंक्शन आपके पास इस तरह की फॉर्म में होगा, यानी n पार्टिकल्स हैं तो इस तरह से, और हर पार्टिकल का इंडिविजुअल वेव फंक्शन इस तरह से। हर पार्टिकल इंडिविजुअली बिहेव करेगा, वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे, नॉन इंटरैक्टिंग है, आपस में वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए इंडिविजुअल वेव फंक्शन के तौर पर हम इसको राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि वो आपके पास सेम पार्टिकल सेम टाइम में सेम स्टेट होल्ड नहीं करते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है। इसका मज़ीद जो है लास्ट लेक्चर में एक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर ही बेस करता है। मज़ीद मैं उसमें भी आपको इसको बता दूंगी, और वो हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल या इस सिचुएशन में, इस सीरीज़ में वो आपके पास लास्ट लेक्चर होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास सेम, क्योंकि एक ही एटम से अगर वो बिलोंग करते हैं तो वो आपके पास सेम प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, इस तरह से वो आपके पास इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एटम से बिलोंग करते हैं, नो डाउट वो आइडेंटिकल तो होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी, लेकिन वो आपस में इंटरैक्टिंग फिर नहीं होंगे, तो इस तरह से उनका फिर वेव फंक्शन आपके पास डिफरेंट हो जाता है। अब वेव फंक्शन किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं 2 पार्टिकल्स के लिए करती हूँ, उसके बाद 3 के लिए, और उसके बाद फिर n के लिए। तो 2 पार्टिकल्स के लिए जैसे कि हमने बाय यूजिंग सिमेट्राइजेशन पास्टुलेट एंड सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फॉर्मुलिज्म ऑल्सो, वी कैन कंस्ट्रक्ट वेव फंक्शन फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम एज सिमेट्रिक वेव फंक्शन 2 पार्टिकल्स के लिए इस तरह से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल फॉर 2 पार्टिकल्स, 3 फैक्टोरियल फॉर 3 पार्टिकल्स, 4 फैक्टोरियल फॉर 4 पार्टिकल्स एंड अप टू n फैक्टोरियल फॉर n पार्टिकल्स। तो 2 पार्टिकल्स के लिए आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा फैक्टोरियल, और ये ऑल्सो दिस टर्म इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब जो इधर है ये आपके पास टर्म, ये 2 पार्टिकल्स हैं, यानी कि पार्टिकल 1 की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल 2 की स्टेट को। 2 ही पार्टिकल है तो उनका इंटरचेंज हो फिर आएगा 1 2 और 2 1। तो इधर से आपके पास n और n2 तो एज इट इज़ रहेंगे, मतलब पार्टिकल सेम नहीं है, पोजीशन उनकी इंटरचेंज होंगी। काई 1 काई 2 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पोजीशन उनकी चेंज होगी 1 2 या 2 1। 2 ही पार्टिकल हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इंटरचेंज की 1 2 या 2 1 ही है। सिमिलरली एंटीसिमेट्रिक पार्टिकल के लिए आपके पास, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेकंड फंक्शन नेगेटिव आएगा, पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, ये ड्यू टू उनकी स्पिन होता है कि अप स्पिन के लिए पॉजिटिव और डाउन स्पिन के लिए नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास अब ये दोनों इक्वेशंस तब होल्ड करती हैं सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक अगर पार्टिकल्स n1 नॉट इक्वल टू n2 है। लेकिन अगर पार्टिकल्स आपके पास n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n है तो फिर आपके पास ये रिजल्ट इस तरह से हो जाएगा, n1 n2 ये आपके पास इक्वल टू n पुट कर देंगे तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जब यहाँ पे n n पुट करेंगे इधर भी n n, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। इसी तरह से हम 3 पार्टिकल्स के लिए भी लिख सकते हैं। 3 पार्टिकल्स के लिए भी एंटी सिमेट्रिक फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा।
4 पार्टिकल के लिए भी एंड अप टू n पार्टिकल्स के लिए आपके पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। कब? जब आपके पास n1 n2 n3 इक्वल टू n आ जाएंगे। ये नॉट इक्वल टू n होंगे तब जब ये नॉन इंटरेक्टिंग है। तो ये रिजल्ट बेसिकली नॉन इंटरेक्टिंग के लिए इधर तक ही है। ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरेक्ट कर जाते हैं आपस में तो फिर आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन ये फॉर्म इख्तियार कर लेगा और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन ये वाली फॉर्म इख्तियार कर लेगा। ये था एक तरीका लिखने का सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। अब दूसरा मेथड परम्यूटेशन फॉर्म में है राइट करने का। सिमिलरली तीसरा मेथड डिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी आप उसी वेव फंक्शन को 2 पार्टिकल सिस्टम के वेव फंक्शन को परम्यूटेशन में भी राइट कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट में भी। अब डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन के लिए? परम्यूटेशन के लिए जस्ट ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बाकी 2 पार्टिकल्स है तो इस तरह से उसको एज इट इज़ राइट करेंगे। ये फैक्टर आपके पास समीशन पी, ये पी जो है बेसिकली इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम लिखते हैं ना आई इक्वल टू 1 to n। तो जो आई इक्वल टू 1 होता है ये आई इक्वल टू पी है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन को कंडीशन को बता रहा है। और पी हैट मीन्स परम्यूटेशन ऑपरेटर, जो कि सम होगा तमाम पार्टिकल्स के वेव फंक्शन के। यानी सम का मतलब अब ये नहीं यहाँ पे उनको ऐड करने बैठ जाए प्लस लिखकर, प्लस नहीं लिखना, यानी तमाम जितने भी पार्टिकल्स हैं 2 हैं तो इस तरह से 2 टर्म्स आएंगी, 3 होंगे तो 3 टर्म्स, 4 होंगे तो 4 टर्म्स, n होंगे तो n टर्म्स। तो परम्यूटेशन उनकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को, सम पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक में एक और फैक्टर का इंक्रीमेंट आएगा -1 पर रेज टू p, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके पास पार्टिकल्स की परम्यूटेशन इन टर्म्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक, इवन परम्यूटेशन या ऑड परम्यूटेशन। अगर ये रिजल्ट आपके पास +1 आता है तो वो आपके पास इवन परम्यूटेशन होगा, अगर यही रिजल्ट -1 में आता है तो वो आपके पास ऑड परम्यूटेशन होगा -1 के लिए। अब इवन परम्यूटेशन कब होगी एंड ऑड परम्यूटेशन कब होगी? इवन परम्यूटेशन तब होगी जब आपके पास पार्टिकल्स भी इंटरचेंज होंगे, यानी कि पार्टिकल्स आपके पास जो है इंटरेक्ट करेंगे और उनकी पोजीशंस भी इंटरचेंज होंगी, यानी व्हेन वी इंटरचेंज बोथ these positions and also the particles, then permutation will be even permutation. But if we interchange the particles but not n1 and n2, which is chi1 and chi2 are the particles and n1 and n2 are their interacting and non-interaction. इंटरेक्ट का मतलब है कि n1 n2 इक्वल टू n जब वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन नॉन इंटरेक्टिंग कब होगा? जब n1 n2 n3 नॉट इक्वल टू n। तो फिर ये आपके पास -1 होगा रिजल्ट और ऑड परम्यूटेशन होगी। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक फंक्शन को आप जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये माइनस में भी इसका रिजल्ट होता है, प्लस फर्स्ट फैक्टर +1 में होता है, सेकंड फैक्टर माइनस में होता है, तो इस तरह से इसको फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिमेट्रिक फंक्शन डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर एज इट इज़ रहेगा, बाकी इधर आपके पास ये पार्टिकल्स आ जाएंगे, उनकी स्टेट्स आ जाएंगी। तो जो पार्टिकल्स की स्टेट्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो आपके पास इधर n1 n2 रो वाइज सेम होंगे पार्टिकल्स, और उनकी स्टेट आपके पास वर्टिकली या कॉलम वाइज आपके पास सेम होंगी। तो पोजीशंस जो हैं पार्टिकल्स की वो आपके पास कॉलम वाइज सिमिलैरिटी है, और जो पार्टिकल्स की अपने जो उनकी नोटेशंस हैं स्टेट्स में n1 n2 n3 वो आपके पास रो वाइज या हॉरिजॉन्टली सिमिलर होंगी, सिमिलैरिटी रखती हैं। तो इसी तरह से 2 पार्टिकल्स की स्टेट्स को यूज़ करते हुए, नोटेशंस को, फॉर्मुलिज्म को यूज़ करते हुए हम 3 पार्टिकल्स के लिए भी राइट कर सकते हैं। ये मैंने परम्यूटेशन रिलेशन 3 पार्टिकल के लिए राइट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थर्ड फैक्टर का इंक्रीमेंट आ गया। सिमिलरली इधर भी आपके पास थर्ड फैक्टर का इंक्रीमेंट आ गया, बाकी आपके पास नोटेशन एज इट इज़ रही है, और इधर 3 का फैक्टोरियल आ गया है। 2 पार्टिकल के लिए 2 फैक्टोरियल, 3 पार्टिकल के लिए 3 फैक्टोरियल, 4 पार्टिकल के लिए 4 फैक्टोरियल एंड अप टू n पार्टिकल के लिए
n फैक्टोरियल। और जब आप इसी टर्म को ओपन करेंगे तो फिर आपके पास ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। 3 पार्टिकल्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिकल के लिए मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है राइट करने की या इंटरचेंज करने की वो आपके पास होती है 3 पार्टिकल्स के लिए 6। 3 पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए 6 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं इंटरचेंज की। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 एंड 3 पार्टिकल्स हैं, तो इनको 6 तरीकों से हम लिख सकते हैं। 2 3 1 2 3 2 3 1 और इसी तरह से आप थर्ड जो इसकी पॉसिबिलिटी है राइट करने की वो आपके पास आ जाती है 3 2 1 3 2 1। सिमिलरली 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 and 3 1 2 3 1 2। तो इस तरह से आप 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। जब पार्टिकल्स 3 हों तो आप इस तरह से इनके पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह से आप पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इनकी जो है वो ये सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 2 3 को पहले कर लें, 3 1 2 को बाद में कर लें, 3 2 1 को, तो सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप जैसे मर्जी राइट करें। लेकिन मैक्सिमम इसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने की। अब सिमिलरली अगर पार्टिकल्स नॉट इक्वल टू n हैं, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, सेम नहीं है, तो आप उसका एंटीसिमेटिक वेव फंक्शन भी इस तरह से राइट करेंगे और उसको फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल्स सेम है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू n होता है, सेम है उन सारे पार्टिकल्स, तो फिर उनका सिमेट्रिक वेव फंक्शन इस तरह से आ जाएगा, इधर n रिप्लेस करने से, और जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो अगेन इक्वल टू 0 होगा ड्यू टू नेगेटिव टर्म्स। नेगेटिव और पॉजिटिव सेम हो जाएंगे तो फिर आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो n पार्टिकल्स के लिए वेव फंक्शन जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर चेंज जो आएगा इसको आप f टू n कर देंगे, इधर 1/√n फैक्टोरियल आ जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी फॉर सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। सिमिलरली एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को जब इन जनरल फॉर्म आप डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, अप टू n पार्टिकल, सिमिलरली nth पार्टिकल और अप टू n। तो ये आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए फॉर n पार्टिकल्स ऑल्सो कॉल्ड स्लॉटर डिटर्मिनेंट, इसको स्लॉटर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। फॉर n नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स द एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस डिटर्मिनेंट ऑल्सो कॉल्ड स्लॉटर डिटर्मिनेंट। राइट कर देती हूँ यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, इस डिटर्मिनेंट को स्लॉटर डिटर्मिनेंट। स्लॉटर स्लॉटर डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।